सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों ही विषय चुनावी सियासत से संबंधित हैं। यूं तो आम चुनाव के संदर्भ में विधानसभा की बात करें तो 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन दोनों ही राज्यों में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी मोड में जा चुके हैं। पहले संदर्भ जो हमारा बातचीत का है वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बहाने सत्ता में बने रहने की कोशिश में है, अर्थात वह इस कोशिश में है कि 2023 में जब चुनाव हो तो जनता एक बार फिर उन पर ही भरोसा करे और उन्हें सत्ता में बनाए रखे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो 2018 को भूल जाना चाहती है। उसकी कोशिश है कि 2018 में जो भी भूल हुई, जो भी चूक हुई, जो भी हमारे द्वारा गलती हुई, उसका परिमार्जन किया जाए, उसे सुधारा जाए और 2023 में जनता को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा व्यक्त करने के लिए तैयार किया जाए। इसी कोशिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी पुरंदेश्वरी देवी 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर रही। पहले पदाधिकारियों से बातचीत की, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की, आज कार्य समिति की बैठक की। तमाम फार्मूले उन्हें सुझाने की कोशिश स्थानीय स्तर पर की, जिसका पालन करते हुए उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2003, 2008 और 2013 की सफलता की कहानी को एक बार फिर लिख दे। पर क्या वाकई वो फार्मूला मिल गया है? यही हमारा विषय है कि सत्ता वापसी का फार्मूला क्या है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराए। उससे पहले समय है विचार सूत्र का, और हमारा आज का विचार सूत्र उस फार्मूले को ही प्रेरित करने के लिए है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि सफलता का यदि कोई रहस्य है तो वो है तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखना। कॉलिन पॉवेल के द्वारा ये कहा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, कड़ी मेहनत करने की भी बात कर रही है, पर क्या अपनी 2018 की असफलता से सीख रही है? और अगर सीख रही है तो फिर जाके सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में इस समय विधानसभा में दिख रहे धर्मलाल कौशिक जी हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले तत्कालीन मीडिया प्रभारी रहे शैलेश नितिन त्रिवेदी, जो इस समय सत्ता सुख के साथ हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। वह हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री का दर्जा है उनके पास। और इन दोनों के बीच में अपनी बेबाक राय देने के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर शिव दुबे जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धर्मलाल कौशिक जी से करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। इतने मंथन, इतने चिंतन के बाद कौशिक जी फार्मूला ढूंढ पाए कि क्या वो फार्मूला हो जिसके तलते भूपेश बघेल की कोशिशों का जवाब दिया जा सके। और जिस प्रकार का कमाल 2018 में कांग्रेस ने कर दिया था, जीते आप भी थे, पर इस कदर से नहीं जीते थे जैसी कांग्रेस जीती। 90 की सीटें 71 सीटों पर काबिज हैं। क्या फार्मूला निकाल रहे धर्म जी कि जनता को लगे गलती हो गई, भूल हो गई और आपको वापस लाया जाए? जानने में दिलचस्पी है प्रदेश की। देखिए, चुनाव जीतने का कोई फार्मूला नहीं है। और कोई फार्मूला होता तो लोग जाते और बाजार से खरीद करके ले आते जी। आपको जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता के सुख दुख के सहभागी बनना पड़ेगा और अपने जो किए हुए कार्य हैं वो बताना, और साथ में प्रदेश की वर्तमान में क्या स्थिति है जी। वर्तमान स्थिति में सरकार कैसी चल रही है, क्या वादे किए गए, क्या वादे निभाए गए, तमाम बातें जो जुड़ी हुई हैं। और उसके साथ में कि हम जो पिछले समय में हमारी जो क्या चूक हुई है वो भी हम सबके सामने में है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ में जनता ने वोट दिया, जिस उम्मीद के साथ में आप ठीक बोल रहे हैं कि चुनाव हम भी जीते थे, चुनाव ये भी जीते हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में सीटों की जीत हुई है, मैं समझता हूँ उतनी बड़ी संख्या में कभी सीटों की जीत ना मध्य प्रदेश के समय ना ऐसे समय में हुई है। लेकिन होने के बाद में जनता के जो वायदे, जनता को जो लुभावना नारे दिए गए, सपना दिखाए गए, और सपना दिखाने के बाद में आज कहाँ पर सरकार खड़ी हुई है, इन तमाम बातों को लेकर के जाने की कार्ययोजना बनाना, कार्ययोजना बना करके जनता के बीच में जाना और जनता के बीच में जा करके इस बात की समीक्षा करना। एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह 15 साल कार्यकाल में जो कार्य किए, आज जनता उसको नहीं भूल पा रही है, जनता के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने के बाद में 8 साल का उनका कार्यकाल, और इस कार्यकाल में जो उन्होंने जो किए गए कार्य आज जनता के जो बीच में हैं,
जो ये कहा जाता है कि जब 2024 के चुनाव आएंगे तो मोदी जी के लिए कोई अलग से कोई बात नहीं आती, सारे सर्वे उपचुनाव जो विधानसभा के चुनाव के आए, यूपी के भी आए, बाकी के भी आए, 2024 से क्लियर है, ऐसे हमारे कार्य योजना है, इन सारे कार्य योजना को लेकर के जाना। और मैंने कहा कि जो सरकार आने के लिए जो वादा किए, कितने वादा निभा पाए, इन सब को लेकर के जनता के बीच में जाना, और जाने के बाद में जनता की स्वीकारोक्ति कि हमारे बात से सहमत है कि उनकी बात से सहमत है, इस बात को जनता तय करेगी। लेकिन तमाम इन बातों को लेकर के जब जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता हमारी बातों को स्वीकार करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। धर्म जी, थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे, तीन बड़े नेता बार बार दिल्ली से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, पुरेंद्रश्वरी जी आ रही हैं, शिव प्रकाश जी इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, फिर भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं। नितिन नवीन जी सरकार का हिस्सा है बिहार में, फिर भी समय निकालकर आपके बीच में आ रहे हैं। ये आ रहे हैं तो बता के क्या जा रहे हैं? जितनी बातें आपने बताई ये तो धर्मलाल जी को पहले से पता है, ये बातें रमन सिंह जी को भी पता है, ये बातें विष्णुदेव साई जी को भी पता है। हम तो समझना ये चाहते हैं कि ये जो बड़े दिग्गज आ रहे हैं ये ऐसा क्या बता के जा रहे हैं जिससे कोई उम्मीद जागे। एक दौर था 2003 में, सौदान सिंह जी आए थे, उन्होंने कुछ रणनीति बनाई थी, कुछ साइकिल दिखी थी, कुछ और दिखा था। अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। थोड़ा बताइए ना कि ये लोग आके कर क्या रहे हैं? अभी जायजा ले रहे हैं या कुछ ऐसा बना दिया है जिसके आधार पर उम्मीद जाग जाए? देखिए, उम्मीद तो जागी हुई है जी, और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है जी। कि आपके पास में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने में है, उनके कार्य योजना सामने में है। इन सारी बात का इम्प्लीमेंट कैसे हो, प्रक्रिया पार्टी की है, बैठक होनी है, चर्चा होनी है, और चर्चा के दौरान में हमारे जो प्रभारी आते हैं अपना जो सूत्र दे करके जाते हैं, और सूत्र का फार्मूला कुछ नहीं है कि मजबूती के साथ में मैदान में जाना, मजबूती के साथ में कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो या आंदोलन के स्तर पर हो। जो जनता के लिए है, जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है, जो संगठन के लिए है, संगठन के बीच में जाने की आवश्यकता है, जो उसका इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से हो। और मैं समझता हूं कि जो कार्य हम लोग शुरू किए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि आज जनता इस बात को स्वीकारने लगी है कि कांग्रेस के 3.5 साल में विकास कार्य ठप हुए हैं, भाजपा जो कार्य किए हैं आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। हम अपनी बातों को लेकर के जाएंगे, जनता सुनेगी। ऐसा कोई फार्मूला एक दिन में नहीं होता कि जिससे चुनाव का समीकरण बदल जाए, जिससे चुनाव आप जीत जाएं। फार्मूले का अभाव बता रहे हैं धर्मलाल जी। मैं जाना चाहता हूं शैलेश नितिन त्रिवेदी के पास, लेकिन उससे पहले एक सवाल और कर लेता हूं। धर्म जी, ये नरेंद्र मोदी तो आपके पास में 2018 में भी थे, 4.5 साल का यशस्वी कार्यकाल भी आपके पास था। यशस्वी इसलिए कह रहा हूं कि 4 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आप इसी छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रहे। 15 साल की सरकार का कामकाज भी आपके पास था, रमन सिंह जी के रूप में एक धुला हुआ चेहरा भी आपके पास था। फिर भी आप स्वयं मान रहे हैं हम हारे नहीं, बुरी तरीके से हारे। तो अब 2023 में उम्मीद किस आधार पर कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही बात बन जाएगी, या इन 3.5 साल में कांग्रेस सरकार की विफलता के आधार पर आपने इतनी उम्मीद जगा ली है, या कुछ आपने भी ऐसा किया है जिसके चलते आपको लगता है कि ये काम हम पहले नहीं कर रहे थे, अब कर दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे जनता का भरोसा प्रदेश के संदर्भ में फिर बन जाएगा? इसमें कुछ कहिए ना धर्म जी। 15 साल की हमारी सरकार रही जी, और 15 साल की सरकार में सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ बातें रही हैं, जो घोषणा पत्र जारी किए उसमें भी कुछ बातें रही है, और जनता को ऐसा आकर्षण हुआ कि ये हम आ जाएंगे तो ये हमको लाभ मिलेगा, शराबबंदी हो जाएगी, आ जाएंगे तो बेरोजगारों को भत्ता मिल जाएगा, 2 साल का रोका हुआ बोनस मिलेगा, धान के हमको एक्स्ट्रा कीमत मिल जाएगी, तमाम बातें भी रही है। और लोगों के दिमाग में भी ये था कि 15 साल हमने इनको अवसर दिया है, एक बार हम परिवर्तन करके देखते हैं। लेकिन परिवर्तन करने के बाद में आज जनता जिस बात को देख रही है, नज़दीक से देख रही है, और ये कहने भी लगी है इससे अच्छा तो भाजपा ही थी। चाहे उसके अनेक जब आगे बढ़ेंगे तो उस बात को मैं चर्चा में रखूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भी जनता का विश्वास भाजपा के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास है, जो 15 साल उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उस कार्यों को लेकर के हम आगे बढ़े थे। जो कार्य हमारे सब रुके हुए हैं उन कार्यों को लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। जनता के सामने हमारा उनके सामने वो ऑप्शन है, और वो ऑप्शन में
हम लोग जाएंगे और जाने के बाद में जनता स्वीकार करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो धर्म जी का यह कहना है कि कांग्रेस ने उम्मीदें बहुत जगा दी थी, उन उम्मीदों के चक्कर में ये गड़बड़ हो गई। अब जनता को दिख गया है ये उम्मीदें व्यर्थ की थी, ना शराबबंदी हुई, ना 2 साल का रुका हुआ धान का बोनस मिला, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला। तो इसलिए अब हमारे सदर में बहुत दिक्कत नहीं है। जनता को लगने लगा इससे तो भाजपा ही अच्छी थी। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने 15 साल बहुत प्रेस नोट लिखवाए कि भाजपा किस कदर विफल हुई है। अब वो आपका किया हुआ हुनर धर्म जी के बहुत काम आ रहा है। वो बता रहे हैं विफलता की इबारत जो आप बता रहे थे उससे बेहतर इबारत अब भाजपा लिख रही है आपकी सरकार की विफलता की। आपको अपनी जमीन कितनी खिसकती हुई दिख रही है शैलेश जी? मुझे तो ये लग रहा है जी कि कार्यक्रम की शुरुआत आपने जिस ध्येय वाक्य से की, जी, असफलता से सीखना, जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असफलता से कोई सबक नहीं लिया है। जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विरोधी, जन विरोधी, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी रवैया 15 साल तक अपनाए रखी और उसके बाद जनता ने उसको जिस तरीके से खारिज किया, भारतीय जनता पार्टी का वही रवैया बदस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, हमने तो गंगा जल उठा के कहा था कि किसान का कर्ज हम माफ़ करेंगे और 10 दिन के अंदर माफ़ करेंगे। हमने 10 दिन नहीं लगाया, 7 दिन नहीं लगाए, 10 घंटे नहीं लगाए, सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर गंगा जल उठाकर ली गई शपथ को मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर पूरा किया। हमने बिजली बिल हाफ की बात कही थी। आज प्रदेश में जो लोग त्रस्त थे, खासकर गांवों में ये शिकायत, गरीब वर्ग की शिकायत अक्सर मिलती थी कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। आज जिनका बिल 2500 रुपये आता था, ऐसे लोगों के बिल की दरें कम हुई हैं और विगत 3.5 वर्षों में कोई बढ़ोतरी, नगण्य बढ़ोतरी 1 वर्ष थोड़ी सी हुई, लेकिन कोई बढ़ोतरी हमने नहीं की। जबकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, परिवहन लागत बढ़ रही है। हमने किसान को 2500 रुपये धान का दाम देने का फैसला लिया। 1 साल किसान को पैसा मिला, दूसरे साल इनकी केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। एक और इनकी राज्य इकाई आंदोलन करती है, दूसरी ओर इनकी केंद्र सरकार कहती है कि किसान को 1 रुपया अतिरिक्त नहीं देना है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई और हमें ये कहते हुए बहुत गौरव है कि ये तो 300 रुपये बोनस 5 साल तक देंगे बोलते थे, नहीं देते थे। 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे बोलते थे, नहीं देते थे। ये 1-1 दाना धान खरीदेंगे बोलते थे, नहीं खरीदते थे। ये नारा लगाते थे, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और कभी 150-200 से करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ नहीं किया। और हमारी सरकार ने किसान के धान की खरीद की। इन्होंने 15 साल में मैं शैलेश जी थोड़ा विनम्रता से आपको रोकना चाहता हूं। असल में ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये 3.5 साल से कोई मंच ऐसा नहीं है जिस पे आपने नहीं कहा या आपके नेताओं ने नहीं कहा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे प्रदेश के दौरे पे निकले हुए हैं, ये सारी बातें वो रख रहे हैं। पर इस समय जरूरत इसकी नहीं रह गई है। धर्मलाल जी अब उन बातों को लेकर बीच में जाने की बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भी रख रहे हैं जो आपने नहीं की। इनके कुछ उत्तर खोजिए। उन्होंने बताया शराबबंदी के संदर्भ में, उन्होंने बताया बेरोजगारी भत्ते के संदर्भ में, उन्होंने जानना चाहा कि आपने कहा था 2 साल का जो पुराना बोनस भाजपा ने नहीं दिया हम देंगे, 3 साल हो गए नहीं मिला। तो थोड़ा इनके उत्तर खोजिए। धर्मलाल जी को जिज्ञासा इन उत्तरों के संदर्भ में है और उनकी उम्मीद भी इनके उत्तर न मिलने को लेकर है आपके पास उत्तर? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे चेताया भी। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ जी। हमारी सरकार को 5 साल के लिए जनादेश मिला है जी। अभी तो 3.5 साल हुए हैं, 1.5 साल का समय भी बाकी है। हमने अभी प्रश्न पत्र का उत्तर पूरा लिखा ही नहीं जी। हमारे वैल्यूएशन करने की कोशिश कहाँ तक सही है। और दूसरी बात, एक छात्र परीक्षा में बैठता है, 35% मार्क्स ले लेता है तो उसको पास कहा जाता है। 50% में सेकंड डिवीजन आती है, 60% में फर्स्ट डिवीजन आती है, 75% में डिस्टिंक्शन आता है। हमारी सरकार तो ऑलरेडी डिस्टिंक्शन प्राप्त कर चुकी है। जो उपलब्धियां, जिस तरीके से आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे दिए गए, उन उपलब्धियों को देखते हुए हमारी नाकामियों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वे सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार है। जहां तक आप धर्मलाल कौशिक जी ने जो कुछ मुद्दे उठाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने के पहले भाजपा के सारे सवालों के जवाब हमारी सरकार भी देगी, प्रदेश की जनता भी देगी। और आज 71 सीटें हैं। मुझे याद है पिछले विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी जब आए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने भाजपा के लिए कहा था मिशन 65+, लेकिन 68 सीटें कांग्रेस की आई।
इस बार हम 71 से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे, ये बात मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं। जनता के स्नेह के कारण, भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों के कारण और जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ों से राज्य को मुक्ति मिली है, अनुसूचित जाति के लोगों पे जो हमले होते थे, बन्नू सतनामी का, कवर्धा का मामला, भुरकी का मामला, अभी छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं हैं और छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को, मैं एक बात समझना चाहूंगा शैलेश जी, जब माफ कीजिएगा आप इतने सब सारी चीजें गिना रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर जाके ये धरना प्रदर्शन को लेकर रोक लगाने के संदर्भ में आपको कानून आदेश जारी करने की नौबत क्यों आन पड़ी? ये जानने में लोगों की दिलचस्पी है कि जब सब कुछ ठीक है तो विरोध प्रदर्शन को लेकर आपको इस प्रकार की व्यवस्था क्यों बनानी पड़ी, किस बात से? जिस भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो कानून पारित किया, उसकी तुलना में बहुत ही बेहतर और अच्छा कानून पारित करने पे भाजपा धरना प्रदर्शन करती है। लोगों को असुविधा होती है बिना जानकारी के, बिना सूचना के ऐसे आंदोलनों से, और अगर उसके लिए एक जगह नियत की जा रही है तो भाजपा को इससे तकलीफ क्यों हो रही है? क्या भाजपा जन सुविधाओं को बाधित करके ही सरकार में, भाजपा जन सुविधाओं को बाधित ही करना चाहती है? डिस्टिंक्शन से पास सरकार है, 1.5 साल का समय बचा हुआ है, इसलिए किस बात को लेकर इतना हाहाकार है, ये भाजपा को लेकर शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है। गलत कह रहे हैं धर्मलाल जी, इसका उत्तर किससे लूं? तो मेरे पास में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार शिव दुबे जी हैं। शिव जी, आपसे ही समझ लेते हैं, धर्म जी की उम्मीद, धर्म जी की अपेक्षा नाजायज है? तैयारी को लेकर आपको भरोसा आ रहा है भाजपा पे? जीतेंगे नहीं जीतेंगे बात की बात है, लड़ तो ठीक से लेंगे कि नहीं लड़ लेंगे? शिव दुबे जी। देखिए, मैं आदरणीय धर्मलाल जी की बातों को और शैलेश जी की बातों धर्म जी आता हूं मैं आपके पास, एक बार शिव दुबे जी की पूरी बात सुन लें जी। मैं दोनों की बातों को सुन रहा था जी, और ऐसा लग रहा था कि दोनों का अपना अलग अलग राग है, अपना अपना स्तुति गान है जी। पर सब्जेक्ट जो है, उस सब्जेक्ट पे बात ये हो रही थी कि क्या बीजेपी अभी जो कर रही है उससे उसको सफलता मिलेगी जी, या बीजेपी ने जो ट्रैक पकड़ा है उससे उनको मंजिल मिलेगी जी। मूल मुद्दा यही है। सरकार क्या कर रही है, सरकार आगे क्या करेगी, या सरकार ने पीछे क्या किया, इस पे बात करने से शायद हम उद्देश्य से या सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। जी। सबसे बड़ा सवाल यह है, जो आपने मूल मंत्र शुरू में ही बताया था कि असफलता से सीख हमने ली क्या। जी। तो मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। बीजेपी ने असफलता से सीख ली है क्या, यह सबसे बड़ा सवाल है जी। और जहां तक आपका सवाल है भाजपा को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी जी, आज की परिस्थितियों में, आज के संदर्भ में बात करें तो मुझे लगता है कि भाजपा ने अभी तक वो ट्रैक नहीं पकड़ा है जिसमें सफलता की मंजिल दिख रही। जी। भाजपा ने केवल वही काम किया है जो विपक्ष में बैठे दल को करना चाहिए, या विपक्ष में बैठे दल के नेता औपचारिकता पूरी करने के लिए जो करते हैं वो कर रहे हैं। जी। अभी एक बैठक हुई, उसमें कहा गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। जी। सरकार जो कर रही है उससे जनता में नाराजगी है। जी। जनता में नाराजगी है या खुशी है, क्या आपने अब तक इसका कोई आकलन किया है क्या? उसका मापदंड क्या है? आपने नाराजगी का या खुशी का कोई मापदंड आपने तय किया है क्या? मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास अभी इसका कोई उत्तर है। मुझे जहां तक लगता है कि भाजपा अभी केवल और केवल एक विपक्ष के बयान के तौर पर बयान को जारी कर रही है। जो विपक्षी दल को जो करना चाहिए वही बयान जारी कर रही है भाजपा, और भाजपा में बैठे लोग इस बात को शायद अभी नहीं समझ पाए हैं कि यथार्थ में जब तक नहीं जाएंगे, यथार्थ की जो कठिनाइयां हैं उसको जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम शायद सफलता के ट्रैक पर नहीं आ पाएंगे। तो सफलता के ट्रैक पर जाने निर्मम मूल्यांकन करके ये कह रहे हैं कि एक विपक्ष को जो करना चाहिए औपचारिक रूप से विरोध, वो काम ही भर भाजपा कर रही है, पर जिससे जीत का रास्ता दिखता हो ऐसी कोई गतिविधि, ऐसा कोई तरीका भाजपा के संदर्भ में दिख नहीं रहा। मैं धर्मलाल कौशिक जी थोड़ा आपके पास स्पेसिफिक लेकर आता हूं विषय को। आपसे जानना चाहता हूं, ये बूथों पर जाइए, कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, मोदी सरकार का प्रचार प्रसार कीजिए, इतने से बात बन जाएगी, या आपको लगता है आपको उत्तर खोजना पड़ेगा? 2,500 रुपये में धान खरीदी कांग्रेस की वर्तमान सरकार के द्वारा की जाती है। इसका जवाब आपके राष्ट्रीय नेताओं को आकर यहाँ आप लोगों के बीच में देना चाहिए। इसका तोड़ क्या मिलेगा? क्या धान के मुद्दे पर आप अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में बताने की स्थिति में हैं
कि धान का समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार का है उससे अतिरिक्त राशि देने का कोई फार्मूला आप निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं? भूपेश बघेल जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, क्या उसका जवाब देने की तैयारी, धर्म जी आपके पास इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, क्या आपको लग रहा है कि आपने वो तैयारी कर ली है? देखिए, अभी जब घोषणा पत्र जारी किया जाता है जी, उस समय चुनावी जो मुद्दे हैं, चुनावी वादे आते हैं जी। आज मैं यदि ये कहूं कि धान का इतना दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है जी। अभी तो हम देख रहे हैं इस सरकार को 2500 रुपये सरकार दे नहीं रही है जी, ढिंढोरा पीट रही है। 1940 रुपया तो केंद्र सरकार ने दिया, मोदी जी ने दिया, जो लोगों के, किसानों के खाता में गया जी। और उसके बाद में आपने 550 की किस्त, 550 रुपए को जो आपको देना है, जो घोषणा की, उसको 4 किस्तों में दे रहे हैं जी। 4 किस्त में दिए। उसमें भी इस बार मैं किसानों के पास गया हूं जी। ऐसा कोई किसान नहीं है जिसका कटौती नहीं हुआ है। मतलब इन्होंने जो 2500 बोल रहे हैं ना, ये 2500 भी मतलब इनका जो किसानों के खाता में 2500 नहीं गया, केवल वाही लूट रहे हैं। किसान को जमीनी हकीकत मालूम है जी। दूसरी बात, जो बात आई थी कि आपने जो अच्छा प्रश्न किया था जी, कि सरकार सब ठीक चल रही है जी, तो आखिर सरकार को इतने शिकंजा कसने की आवश्यकता क्यों? जी, आपको सरकारी कर्मचारियों से, मितानिन से डरने की आवश्यकता क्यों? जी। ये यूपी का उदाहरण देते हैं। यूपी में यहां, और यूपी का इनको तो बात करना इसलिए नहीं चाहिए जी, कि जब यहां अपराधी है, पुलिस वाले लेकर के उसको परेड करा रहे हैं जी, और यूपी में अपराधी गले में पट्टा डाल के जा बोल रहे हैं कि हमको जेल में भेज दो। जी। आज रायपुर की क्या स्थिति है? सरेआम डकैती हो रही है, चाकूबाजी की घटनाएं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि चाकूबाजी की घटना ना हो। बिलासपुर में डकैती हो गई, लगातार अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। मैं अभी सरगुजा गया था, सरगुजा में थाना परिसर से 100 मीटर में जी, रेप और हत्या, वो भी अनुसूचित जनजाति के बालिका। जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था के राज समाप्त हो गई है, माफियाओं का राज यहां पर कायम हो गया है जी। आम लोग उससे प्रताड़ित होने लगे हैं, कराहने लगे हैं, इस सरकार से मुक्ति चाह रहे हैं। कि आज हम लोगों ने यह देखा था कि जमीन के जो नपाई करते हैं तो जमीन के नपाई में कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे निकल जाए, लेकिन जमीन हवा में उड़ करके पीछे के जमीन आगे में चले जाए और आगे के जमीन पीछे में आ जाए। यह पहली बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है जी। तो ये जो सरकार की जो हरकत है और जो जनता देख रही है, वास्तविक में जिस प्रकार से सरकार अब चाहती है कि चारों तरफ से जब आवाज गूंजने लगा, वादा निभाने में सरकार फेल हो गई। एक तरफ अलग जो पार्टियां हैं वो रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, 34% डीए केंद्र ने दे दी, आप 17% से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 2019 में आपने शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया और आपका 2022 हो गया, 14,000 शिक्षकों की भर्ती आप नहीं कर पाए। अब इन मांगों को लेकर के जा रहे हैं तो आप पिटाई करते हैं, उनके ऊपर में आप नकेल लगाने का कोशिश करते हैं। कि जब 15 साल आप गए त्रिवेदी जी और उधम मचाए तो आपको नहीं लगा, अभी सीबीआई के कार्यालय में जाकर के आप लोग उधम मचाए तो आपको नहीं लगा, कि जाकर के दीवार में चढ़े तो तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के अपने एजेंडा दे, प्रदर्शन नहीं धरना दे, तो धरना दे तो सरकार को तकलीफ हो रही है कि हमारे एक सवाल है मेरा आपसे, इतने सारे स्तर पर भाजपा की मदद हो रही है, इतनी विफलताएं आप गिना रहे हैं जिससे निश्चित रूप से भाजपा लाभान्वित हो रही है। मेरा सवाल यह है कि जब लोग आपकी इतनी मदद कर रहे हैं तो आप कांग्रेस की इतनी मदद करने के लिए प्रयत्नशील क्यों हैं? पुरंदेश्वरी देवी आती हैं और सवाल उठाती हैं, कांग्रेस बताए 2023 में चेहरा कौन होगा। यह भूपेश बघेल को इतना मजबूत करने के लिए आपके नेता प्रयत्नशील क्यों हैं? आज जवाब आ गया पीएल पुनिया जी का, भूपेश बघेल चेहरा होंगे, भाजपा बताए उनका चेहरा कौन होगा। क्या कहते हैं धर्म जी, ये भाजपा कांग्रेस की मदद करने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भूपेश बघेल कोई चेहरा नहीं था जी। उस समय।
ताम्रध्वज साहू का नाम, टी.एस. बाबा का नाम, चरणदास महंत का नाम, भूपेश बघेल का नाम। जी। बहुमत आने के बाद में भूपेश बघेल नेता चुने गए 50-50 का, जी, कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल ये रहेंगे। जी। आज वो पार्टी पूछ रही है हमसे कि तुम्हारा चेहरा कौन होगा, जिसका चेहरा कभी कोई नहीं रहे हैं। जी। और बहुमत आने के बाद में इतने घमंड करने की आवश्यकता क्यों कि चेहरा कौन रहेगा? जी। हमारा जो चेहरा है कमल फूल है, जिसकी विश्वसनीयता है। जी। हम कमल फूल को लेकर के जाएंगे। मोदी जी हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, जी, केवल हिंदुस्तान में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बोल सकता हूं, जी, जिसकी विश्वसनीयता है, जिसकी छाप है, ऐसे हमारे पास में नेतृत्व है। आज हमको चेहरा तय करने की आवश्यकता नहीं है। हमें चेहरा तय करने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे हैं हमारे साथ धर्मलाल कौशिक। लेकिन शिव दुबे जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जब धर्मलाल जी बोल रहे थे। एक बार शिव दुबे जी का हस्तक्षेप लेते हैं और फिर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से आखिरी दौर की बातचीत करते हैं। जी शैलेश जी। जी शिव दुबे जी। बोलना नहीं चाह रहा था, मेरा एक सवाल था जी, क्या हम दूसरे की असफलता पे अपनी मंजिल तय करना चाह रहे हैं या अपनी मेहनत पे अपनी मंजिल तय करना चाह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के पास इसका जवाब है क्या? बड़ा सवाल आज की डेट में। मैं नहीं कर रहा हूं, प्रदेश की शिव जनता दुबे भी जी शायद बड़े संजीदा पत्रकार हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सारी उम्मीदें वर्तमान सरकार की नाकामी से जुड़ी हुई हैं या आपको अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ पर भी कुछ यकीन है जिसके आधार पर सफलता की कोई उम्मीद की जाए? जी धर्म जी। जी देखिए, किसी के नाकामी, हम सकारात्मक चुनाव लड़ते हैं, पॉजिटिव चुनाव लड़ते हैं जी। किसी के नाकामी को ले जा करके उसके बल पे चुनाव लड़ना नहीं चाहते जी। एक मुद्दा वो हो सकता है, चुनाव में अनेक फैक्टर काम करते हैं जी। विश्वास भाजपा के ऊपर है जनता का, और जनता भाजपा के ऊपर विश्वास करेगी। ये काम हमको करके हमने 15 साल में दिखाया है, आने वाले समय में भी हम करके दिखाएंगे। इसलिए उनके नाकामी है, नाकामी तो उनके रहेंगे, लेकिन जनता को ये विश्वास दिलाना है कि इस सरकार से अच्छा भाजपा है और भाजपा ने जो किया है वो किया है। और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता की अदालत में जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। तो कुल मिलाकर भूपेश है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, और किस पे जनता को भरोसा है, यही कुल मिलाकर सवाल रहने वाला है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आपके पास मैं आखिरी सवाल के लिए जाना चाहता हूं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अपनी उपलब्धि पर आप जितने भी मुग्ध हों, पर भाजपा की पूरे देश के संदर्भ में सफलता है और आपकी पराजय की कहानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रतिष्ठा का प्रश्न रहने वाला है। नरेंद्र मोदी को दांव पर लगाना धर्मलाल कौशिक जी बता रहे हैं, उन्होंने तय कर लिया है। हम नरेंद्र मोदी के नाम पर और कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे। क्या नरेंद्र मोदी के मुकाबले भूपेश बघेल मुकाबला कर पाएंगे? 2018 में जब भाजपा की बुरी तरीके से हार हुई थी, तब भी तो मोदी जी भाजपा के नेता थे, तब भी तो मोदी जी नेतृत्व कर रहे थे, जिनका यशोगान इतना किया धर्मलाल कौशिक जी ने, और उसके बावजूद भाजपा की हार हुई। और यदि मोदी जी पे दांव लगाने की बात कौशिक जी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी भाजपा पे दूबर पे 2 आषाढ़ की कहावत को चरितार्थ करेगी। बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ती बेरोजगारी, देश में बढ़ती अव्यवस्था, देश में बढ़ते हुए नफरत का माहौल, ये भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की असफलता के साथ साथ और बड़ी असफलता देगा। तभी तो मैं कह रहा था कि हम इस बार 71 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, कांग्रेस इस बार पहले से ज्यादा सफल। तो मेरे साथी शिव दुबे यहां पर थे, वो जानना चाह रहे थे कि आप दूसरों की विफलताओं पर अपनी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं या अपनी मेहनत पर कोई सफलता की उम्मीद कर रहे हैं? शिव दुबे जी, निराश होना पड़ेगा आपको। दोनों ही राजनीतिक दलों की उम्मीदें प्रतिद्वंदियों की नाकामी से जुड़ी हुई हैं। धर्म जी को भी लगता है कि यहाँ की सरकार इस कदर विफल है जिसके चलते उनके लिए उम्मीदें बेहतर हैं। और माननीय शैलेश नितिन त्रिवेदी भी आपको बता दी हैं और दर्शकों को बता दी हैं, केंद्रीय सरकार बिल्कुल विफल है, और इतनी विफल है कि अब की बार वो 75 को भी पार कर जाएंगे। तो देखते हैं जनता किसके भरोसे पे भरोसा जताती है, इंतजार रहेगा हम लोगों का। लेकिन आज की चर्चा के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, और इनके बीच में शिवराज सिंह ने एक नई किस्म की घोषणा भी भविष्य को लेकर की है। इसी पर बात करेंगे। पंचायत चुनाव केंद्र में रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम गए और आए मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर बात करने के लिए। जीके टीएमटी बार्स, शानदार स्ट्रेंथ, बेमिसाल फ्लेक्सिबिलिटी। जीके टीएमटी, सपनों को जी के देखो।
छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का कोंडागांव की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विनीत, जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़। स्वर्ण भूमि से बनाया आपकी जीवन शैली को खास। अब पेश है रामा हाई स्ट्रीट प्रीमियम होलसेल एंड रिटेल मार्केट, जहां मिलेगा शॉपिंग का नया अंदाज। एक ही जगह पूरी होंगी आपके व्यापार से जुड़ी हर जरूरत। एंटरटेनमेंट का नया अंदाज। अ प्रोजेक्ट बाय रामा एंड हीरा ग्रुप, सपोर्टेड बाय रायपुर होलसेल हुजियरी एवं रेडीमेड डीलर्स एसोसिएशन। फॉर इंक्वायरीज एंड बुकिंग कॉल। इस कड़ी में हम बात करेंगे जशपुर की जीवनदायिनी नदियों के बारे में। मांड नदी का जल जो है पीने योग्य नहीं है। नदियों में अवैध कब्जा कर खेती की जा रही है। रेत के लिए नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। मांड नदी में शहरवासी कचरा डालने से कोई गुरेज नहीं करते। पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत परिवर्तन। नदी की निर्मल धारा में अस्थि विसर्जन किया जा रहा है। अग्नि संस्कार करके यहाँ से दूर दूर से लाके नदी में बहा दे रहे हैं। इसी प्रकार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि लोग पानी की पेट्रोल की तरह पानी को भी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत अब हमारा जो विषय है वो मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर है। आखिरकार मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों को लेकर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो ही गई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग आज सामने आया और उसने विधिवत तौर पर यह बताया कि हम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव कराने जा रहे हैं। बारिश का मौसम नजदीक है, इसलिए पहले पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद फिर नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 3 चरणों में पूरा कार्यक्रम घोषित किया गया है, उसके तहत नामांकन और बाकी प्रक्रिया। लेकिन हमारी बातचीत के केंद्र में केवल पंचायत चुनाव का ऐलान नहीं है। इस ऐलान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जनता के बीच में रूबरू हुए और उन्होंने एक नई किस्म की योजना प्रस्तुत की। इसके तहत उन्होंने कहा कि समरस पंचायतों का उन्होंने नाम दिया और उसके अंतर्गत ये अपेक्षा व्यक्त की कि जिन पंचायतों के अंतर्गत निर्विरोध निर्वाचन होंगे जिस तरीके से, उसके अनुसार उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। 5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक के विभिन्न पुरस्कार उन्होंने घोषित किए। हमारा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि इस प्रकार के पंचायत चुनाव कई बार समाज के बीच में ऐसी कटुता पैदा कर देते हैं जिनकी पुश्तैनी दुश्मनियों के निभाने के किस्से हमारे बीच में तैरते रहते हैं। क्या शिवराज सिंह की इन कोशिशों को एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि शिवराज सिंह का एक ही काम है इवेंट करना, वह इवेंट के माध्यम से ही अपनी कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो समरस पंचायतों के संदर्भ में भी उन्होंने शिगुफा दिया है, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव और उसके अंतर्गत समरस पंचायतों के संदर्भ में कोशिश, ये हमारे बातचीत के केंद्र में है। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता मृणाल पंत जी खासतौर पर मौजूद हैं। कल ही कांग्रेस ने अपनी मीडिया सेल का गठन किया है और उसमें प्रवक्ताओं की सूची में पहला नाम NSUI के कभी प्रदेशाध्यक्ष रहे मृणाल पंत का रखा है, वो हमारे साथ में है। हमारे साथ में पंकज चतुर्वेदी जी हैं, कभी कांग्रेस में रहे लेकिन इस समय भाजपा के गंभीर प्रवक्ता की भूमिका में है। और इन दोनों के बीच में मध्य प्रदेश की सियासत और अफसरशाही को नजदीकी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पंकज चतुर्वेदी जी से करता हूं। पंकज जी, आपसे जानना चाहता हूं, समरस पंचायत की नौबत क्यों आई? फिर एक जुमला है, फिर एक शिगुफा है, या वाकई इसके पीछे कोई गंभीरता को हम देखें? कभी ठेले लेके आंगनवाड़ियों के नाम पे खिलौने इकट्ठे कर रहे हैं, अब समरस पंचायतों के नाम पे जैसे सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं। 18 साल सीएम रहने के बाद में अब समझ में आया समरस पंचायतें होनी चाहिए। सवाल है। बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है हिमांशु जी। और जैसी परिस्थितियां इस समय मध्य प्रदेश में है जी, और कुछ शक्तियां जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करने का प्रयास कर रही हैं जी, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश के सामाजिक और समरस वातावरण को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में आवश्यकता है, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सत्य कहा जी, कि इन पंचायत चुनाव में यद्यपि होते ही गैरदलीय आधार पर हैं जी, पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो पीढ़ियों का मन मुटाव और शत्रुता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता यह है कि समरसता का भाव उत्पन्न किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ग्वालियर में थे पिछले सप्ताह जी, और वहां उन्होंने उन दोनों वर्गों के लोगों से भी बुलाकर बातचीत करी जिनके बीच किसी भ्रम के चलते 2018 में आपसी संघर्ष की स्थिति बनी और अब दोनों लोग बैठकर एक साथ काम करना चाहते हैं। तो एक और वो शक्तियां हिमांशु जी जो समाज को बांटना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं, आपस में लड़ाना चाहती हैं, समरसता और सौहार्द को नष्ट करना चाहती हैं जी, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन है जो किसी भी मूल्य पर समरसता को स्थापित और निर्धारित करना चाहता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जिन पंचायतों में पंच सरपंच निर्विरोध चुने जाएंगे वो समरस पंचायत होगी, जहां निर्वाचन महिलाओं का होगा वो समरस पंचायत होगी, जहां महिलाएं निर्विरोध चुनी जाएंगी वो समरस पंचायत होगी। और 5 लाख से लेकर 15 लाख के पुरस्कार की बात करिए, 4 और पुरस्कार हिमांशु जी प्रारंभ किए हैं कि जो पंचायत आर्थिक रूप से सशक्त होगी उसको पुरस्कार मिलेगा, जो पंचायत स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगी उसको पुरस्कार मिलेगा, जो पंचायत महिला और बाल विकास के लिए कार्य करेगी उसको पुरस्कार मिलेगा, और जो पंचायत जल संरक्षण के लिए कार्य करेगी उसको पुरस्कार मिलेगा। और ये पुरस्कार होंगे 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख। और इनके सब इन पुरस्कारों में, इन समरसता में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उन तमाम योजनाओं का समावेश किया गया है जो इन पंचायतों से प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता सम्मिलित है। यानी दोहरा प्रयोग हिमांशु जी दोहरा प्रयोग है। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं पंकज जी, जो आप इस फैसले की इतनी हिमायत कर रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि प्रदेश में कुछ शक्तियां हैं जो माहौल खराब कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार और वो पार्टी है जो समरसता का माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 2003 से लेकर 2022 कुल 19 साल में 15 महीने कांग्रेस की सरकार, बाकी समय भाजपा का शासन, फिर भी ऐसी ताकतें प्रदेश में मौजूद हैं और कोशिश कर रही हैं, सफल भी हो रही हैं। आप अपनी नाकामी को स्वीकार रहे हैं, आप अपनी असफलता स्वीकार रहे हैं, आप अपनी कमजोरी स्वीकार रहे हैं, किस रूप में समझें? हिमांशु जी, आप शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि आप असफलता शब्द मेरे मन में डालें। मैंने ये नहीं कहा कि वो शक्तियां सफल हो गई, मैंने कहा कि वो शक्तियां प्रयास कर रही हैं और उन शक्तियों को, प्रयासों को समूल नष्ट करने का नैतिक राजनीतिक दायित्व भारतीय जनता पार्टी, सरकार, संगठन दोनों का है जी। और इसलिए सरकार इस समय काल परिस्थिति के अनुरूप यह प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश में किसी भी मूल्य पर समरसता स्थापित रहे और उसके लिए सरकार काम कर रही है। मृणाल पंत जी मेरे साथ में हैं, आपके पुराने साथी पंकज चतुर्वेदी जी की बदली हुई भाषा कितनी भा रही है आपको मृणाल पंत जी, मेरी जानने में दिलचस्पी है। उनका कहना है कि कोशिश कर रही हैं, वो कोशिशें सफल नहीं हुई हैं। खरगोन से लेकर जो भी कहानी इधर उधर दिखाई दे रही है वो कोशिशें सफल होने की नहीं, केवल कोशिशों की है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं हिमांशु जी, हमारे साथी पंकज जी ने नाम नहीं लिया उन शक्तियों का, लेकिन उनकी चर्चा से मुझे जो समझ में आता है, और 18 साल तक, लंबे समय तक मैंने भी उनके साथ काम किया है, संभवतः वो शक्तियां जिनका वो नाम लेना नहीं चाहते, वो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इस तरह, और ये एक PFI भी है, इस तरह के जो उपद्रवी संगठन है, संभवतः उन्होंने मिला जो इन सबका नाम लिया, जो मध्य प्रदेश के समरसता के वातावरण को खराब कर रहे हैं। अब जहां तक समरसता के साथ इस पुरस्कारों की घोषणा का सवाल है और समरसता के नाम पर चुनाव निर्विरोध होने को बढ़ावा देने का सवाल है, इसमें 2-3 बड़े प्रश्न उठते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां आज भी बहुत सारे वर्गों के खिलाफ अन्याय की घटनाएं लगातार जा रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में, उनके विरुद्ध बलात्कार में मध्य प्रदेश आज भी देश में सबसे पहले स्थान पर है। भोपाल में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार की रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी पिछले हफ्ते ही अनुसूचित जाति के दूल्हे को उतार दिया गया गांव में घोड़ी से, उसको बारात नहीं निकालने दी गई। इससे पिछले वाले हफ्ते में एक सार्वजनिक शमशान भूमि पे अनुसूचित जाति के व्यक्ति की लाश जलाने नहीं दी गई और कहा गया कि शमशान परिसर के बाहर नीचे जमीन पे ये किया जाए। तो पंचायत में जो ये महिलाओं का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, वंचित और कमजोर तबके का आरक्षण था अलग अलग माध्यम से, ये उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सक्षमता और सबलता देने का प्रयास था। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समरसता के नाम पे पंचायतों पे और स्थानीय निकायों पे उसी तरह से कब्जा जमाए रखना चाहती है जैसे वो पिछले समय में पंचायत के 5 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के बाद भी प्रशासन के माध्यम से कब्जा जमाए हुए थी, और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तो संभवतः वो ये पंचायत के चुनाव अभी भी नहीं करवाती। तो समरसता के नाम पे कुछ दबंगों को आगे कर
लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने का एक प्रयास हो रहा है और उसकी जगह अपनी कठपुतली को पंचायत में सरपंच के नाम पर, जनपद प्रतिनिधि के नाम पर बिठाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये मुझे इसके पीछे भाव समझ में आता है। जहां तक लोक हितैषी कार्यक्रमों का सवाल है, ग्राम की सफाई का, पानी के लिए काम करने का, स्वच्छता के लिए काम करने का, इसके लिए जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय में यह परंपरा प्रारंभ हुई थी, भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समरसता के नाम पे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाना ये अनावश्यक है और ये लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि थोड़ा व्यवहारिक बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण के नाम पर सरपंच पति जैसी संस्थाओं की स्थापना होते हुए हमने देखा है, तो इसके बीच में निर्विरोध निर्वाचन के नाम पर क्या लोगों को चुनाव लड़ने से रोक तो नहीं दिया जाएगा? ये आशंका अगर मृणाल पंत व्यक्त कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो उन्हें राजनीतिक पूर्वाग्रह के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। क्या दिनेश गुप्ता जी भी इस संदर्भ में कोई राय रखते हैं? क्या दिनेश जी, आपको लगता है कि सामाजिक समरसता के कोशिशों के तहत शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की हैं, इनके खतरे हैं, इनको लेकर आशंकाएं जो मृणाल पंत व्यक्त कर रहे हैं उस पर भी विचार होना चाहिए? या कुल मिलाकर एक विरोधी राजनीतिक दल है, अगर ऐसे कदमों का भी स्वागत कर देगा तो राजनीति क्या खाक करेगा, इसलिए विरोध करना चाहिए? मृणाल जी विरोध कर रहे हैं। हिमांशु जी, सामाजिक समरसता हर नागरिक का, हर राजनीतिक दल का और हर सरकार का बनाए रखना का दायित्व जी, दायित्व। लेकिन आप एक लोकतांत्रिक प्रणाली में इस तरह का आह्वान करके तो आप एक इलेक्टोरल सिस्टम को कहीं ना कहीं आप बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की एक कोशिश जो है इस रूप में भी देखी जा सकती है कि वो चुनाव को किसी ना किसी कारण से बाधित कर रही है। यदि वो चुनाव नहीं कराना चाहती तो वो चुनाव ना कराए, क्योंकि आप देखिए 1994 से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। क्या सरकार के पास ऐसा कोई तथ्यात्मक डाटा है जिससे चुनाव के बाद वहां सामाजिक समरसता खराब हुई हो? आप पिछले दिनों की राजनीति देखेंगे मध्य प्रदेश की, तो अनुसूचित जाति को लेकर एक राजनीतिक दल मुहिम चलाता है, जनजाति को लेकर एक राजनीतिक दल मुहिम चलाता है, फिर उसके बाद जो है ओबीसी का मुद्दा आ जाता है करते हैं, तो फिर जो स्थितियां हैं वो सामाजिक समरसता की बस्ती कम है। सामाजिक समरसता की स्थितियां तो तब होंगी जब हम वर्ग और धर्म का विभेद किए चुनाव में जाएंगे और शांतिपूर्ण चुनाव की अपील करेंगे। और इस तरह के पुरस्कारों की घोषणा कहीं ना कहीं आचार संहिता का भी उल्लंघन की श्रेणी में आता है, क्योंकि सरकार जब खुद इस तरह की कार्रवाई को करेगी तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। दिनेश जी ने बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण देने की कोशिश इस कार्यक्रम में की, और मैं पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं। सामाजिक समरसता के संदर्भ में आप बात करना चाह रहे हैं और सियासत सामाजिक विभेद की कर रहे हैं, कभी दलित के नाम पर, कभी पिछड़े के नाम पर, कभी अगड़े के नाम पर। ये कुल मिलाकर आपकी सियासत के केंद्र में है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर आप जिस प्रकार की भूमिका निभा रहे थे, कभी आप जो है दलितों का सम्मेलन करके उनके वंचितों के संदर्भ में बात कर रहे थे, और कहाँ आप निर्विरोध निर्वाचन की बात कर रहे हैं। चाह क्या रहे हैं? संशय है, थोड़ा संशय का समाधान करेंगे। चाहता हूं यदि आपका कैमरा मेरे मोबाइल को जूम कर सके जी। ये हमारे मित्र बहुत दलित प्रेम की बात कर रहे थे, बहुत आरोप लगा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के राज्य मीडिया समन्वयक हैं, जिनकी कल श्रीमान कमलनाथ जी ने नियुक्ति करी है जी। और ये पुलिस FIR की कॉपी है जिसमें सज्जन गिरफ्तार हुए, जेल भी गए। हमारे मृणाल जी के बॉस बने हैं कल ही वो जी। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान किया जी, गिरफ्तारी हुई, जेल गए, प्रकरण पंजीबद्ध है जी। और यहाँ हमारे मित्र आरक्षण को लेकर छाती पीटने के भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर दलित अत्याचार करती है जी। जो बाबा साहब का अपमान करे, उनकी प्रतिमा का अपमान करे, आरक्षण का विरोध करे, बाबा साहब की संविधान की भावना का अपमान करे, वो इनका स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर हो सकता है जी। इसका उत्तर देगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी उत्तर देंगे कि जिसने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान किया, प्रतिमा पर कालिक पोती, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध, गिरफ्तार हुआ, जेल हुआ, वो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी, कमलनाथ जी का खास आदमी।
पहले इसका उत्तर देते हैं, बाकी विषय पर लेकिन मेरा आपसे सवाल है पंकज जी, ये कैसी आप सरकार चला रहे हैं जिसके तहत कोई BR अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ में ये खिलवाड़ कर देता है। आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है और हमें पता चलता है कि सतना में आपकी मजबूत सरकार के रहते हुए भी नेहरू जी की प्रतिमा के साथ में जिस प्रकार की हरकत की गई, तो आप पर भी तो सवाल है। आपके राज्य में उम्मीद है कि सुशासन होगा, आपकी उम्मीद में होगा कि अपराधियों में खौफ होगा, आपके शासन में तो बताया गया है कि अपराधियों को उल्टा गाड़ दिया जाएगा। ये सब के बावजूद भी ये हो क्या रहा है? इसमें कुछ शर्मिंदगी आपको भी है कि आप सरकार में हैं और हरकतें कैसी हो रही है प्रदेश में? जी, शर्मिंदगी नहीं, गर्व है कि मध्य प्रदेश में 2 साल में बुलडोजर मामा के अभियान ने मध्य प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को ध्वस्त किया है जी। 18,000 करोड़ की 21,000 एकड़ जो भूमि है वो मुक्त कराई गई है जी। और कांग्रेस ने समरसता बिगाड़ने के लिए खरगोन के विषय में, गुना के शिकारियों के विषय में उसको अपराध को धर्म के आधार पर बांटा। और हम जिस समरसता की बात कर रहे हैं वो व्यापक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की समरसता है। और पंचायत के चुनाव में व्यक्तिगत समरसता ज्यादा प्रभावित होती है, व्यापक समरसता भी प्रभावित होती है। और आपने भी स्वीकार किया, सत्य है। और ढेरों प्रकरण मिल जाते हैं कि जहां आपसी संघर्ष, द्वंद्व, अपराधी प्रकरण, मारपीट, हत्या के प्रयास, तमाम प्रकार के अपराध घटित होते हैं। और यदि इन अपराधों को रोकने के लिए यदि प्रोत्साहन की बात सरकार कर रही है तो सहर्ष उसका स्वागत होना चाहिए और स्वैच्छिक है। क्या निर्दलीय, क्या निर्विरोध निर्वाचन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या प्रतिबंधित है? क्या किसने प्रतिबंधित किया? यदि प्रतिबंधित होता तो उस पर संविधान बैन लगा देता कि निर्विरोध निर्वाचन प्रतिबंधित हो। हम आह्वान कर रहे हैं। पंकज जी, जो मृणाल जी की तरफ से सवाल था जिसे दिनेश गुप्ता जी ने भी एक्नॉलेज किया, वो ये था कि पहले ही गांव स्तर पर निर्वाचन दबंगों की दबंगाई से परे रखकर कराना एक चुनौती होती है। क्या आपका ये वाला तरीका दबंगों को हावी होने का अवसर तो उपलब्ध नहीं करा देगा? ये एक आशंका व्यक्त की जा रही है। क्या आप इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे कि लोग लड़ना चाहें और लोग लड़ने ना दें, इसको रोकने के संदर्भ में कैसे करेंगे? देखिए हिमांशु जी, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है जी। और भारतीय जनता पार्टी में सरकार ये सुनिश्चित करती है हमेशा जी कि किसी भी प्रकार के छोटे चुनाव में, बड़े चुनाव में किसी भी व्यक्ति को उसके चुनाव लड़ने के लोकतांत्रिक अधिकार से और मतदान करने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित ना किया जाए और ना वंचित किया जाएगा। और मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है कि मैंने एक FIR की कॉपी दिखाई थी जी, उसका जरा उत्तर हिमांशु जी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी। मृणाल जी के पास जाऊंगा तो उत्तर ले लूंगा। बस आपसे केवल एक सवाल और करना चाहता हूं कि क्या आपकी ऐसी ईमानदार कोशिश पंचायतों तक सीमित रहेगी? देखिए, हम उम्मीद करें कि आपकी ये कोशिश नगरीय निकाय के संदर्भ में, विधानसभा के संदर्भ में और संसद के संदर्भ में भी परवान चढ़ेगी। क्या ऐसी कोई इनामी योजना की भविष्य के संदर्भ में हम उम्मीद कर सकते हैं पंकज जी? हिमांशु जी, मैंने आपसे कहा था कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से प्रयोग किए जाते हैं जी। और ग्रामीण सरकार के स्तर पर जहां बहुत छोटा चुनाव है, बहुत कम पॉकेट ऑफ वोटर्स यानी कम मतदाताओं का समूह है, कम क्षेत्रफल है, उन छोटी निर्वाचित संस्थाओं में प्रयोग किया जा रहा है और इस प्रयोग के आशातीत सफल परिणाम आएंगे, इसको लेकर भी हम निश्चिंत हैं। और उन परिणामों को विश्लेषण के बाद तय करेंगे कि इस प्रकार के प्रयोगों को कितनी व्यापकता, कितना विराट और विशाल स्वरूप दिया जाए, कितना विराट स्वरूप दिया जाए। लेकिन पंकज जी का मानना है कि एक ईमानदार कोशिश है, इस कोशिश की सराहना होनी चाहिए और इसके संदर्भ में सकारात्मक भाव रखना चाहिए। मृणाल जी, आपको लेकर इनकी जिज्ञासा थी, आपके साथी के संदर्भ में उस जिज्ञासा का समाधान कर दें। पंकज जी बहुत व्यथित हैं आपके साथी की कारगुजारी को लेकर। एक तो उस पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है पंकज जी के कारण से, और दूसरा जानना यह है कि कुल मिलाकर एक प्रयास है, एक कोशिश है। अगर गांव के माहौल को ठीक रखते हुए निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया अस्तित्व में आती है, लोग एक राय होकर अगर किसी व्यक्ति के संदर्भ में सहमति व्यक्त करते हैं तो उसको लेकर आशंका क्यों, उसको लेकर असहमति क्यों? ये सहज सवाल है, कुछ कहेंगे? ठीक, तो हमारे देश में FIR कैसे होती है और FIR कैसे नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। आज ही का प्रसंग है आर्यन खान पे, जिसे 22 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। आज जेल जाने के बाद NCB ने कहा है कि उनके पास जेल भेजने के लिए कोई सबूत नहीं थे। ऐसा ही प्रकरण अभय दुबे जी का है। घटना में उनकी संलिप्तता न पहले कभी साबित हुई है, न कभी आगे साबित होने वाली है।
इतने वर्ष बीत गए, अगर कोई वास्तविकता होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप जिक्र कर रहे थे 18 साल रही, लंबी घटना के बाद अगर कार्रवाई हो जाती, गिरफ्तारी हो जाती और अगर कोई प्रमाण होते तो उन पर जेल भी हो सकती थी, न्यायिक प्रक्रिया भी हो सकती थी। स्पष्ट रूप से झूठे प्रकरण दर्ज करना भारतीय जनता पार्टी को महारत आते है। एक 10 साल पुराने प्रकरण में उज्जैन में श्री दिग्विजय सिंह जी पर झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया और कई सारी पीड़ित महिलाएं मुख्यमंत्री निवास के सामने 3 दिन तक रेप का प्रकरण दर्ज करवाने के लिए धरना देती रहीं, तो भी शिवराज सिंह जी की सरकार ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। और वो चर्चित प्रसंग हमें याद है जब पिछली सरकार में 5 दिन तक एक बालिका को एक थाने से दूसरे थाने, और जिसे मध्य प्रदेश की निर्भया का नाम दिया गया, 5 दिन तक महत्वपूर्ण प्रकरण में FIR दर्ज नहीं हुई। तो इस सरकार का FIR दर्ज करने और ना करने के लिए कैसा इतिहास है, ये हम सब जानते हैं। रही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान की, तो मैं हमारे साथी को याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को 1950 के दौर में यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि एक दलित द्वारा लिखे गए संविधान को हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं करेगी, और RSS के निर्देश पर पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की होली जलाई गई थी। चौराहे चौराहे पर उसका विरोध किया गया था और RSS के मुखपत्र ऑब्जर्वर ने स्पष्ट तौर पे दिया था कि ये हिंदुस्तान को पीछे ले जाने वाला संविधान है, इसकी जगह मनुस्मृति हिंदुस्तान का संविधान होना चाहिए। ये भाव भारतीय जनता पार्टी के RSS के हिंदुस्तान के संविधान के प्रति और उसके रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति रहे। तीसरी बात जो आपका सवाल था समरसता के सवाल, ये बात ऐसे व्यक्ति के मुंह से हिमांशु जी अच्छी लगती है जो वर्गों को उनका अधिकार देने की बात करे, जो OBC का आरक्षण छीन ले और जो 27% का आरक्षण हुआ करता था वो कहीं 2%, कहीं 4% और अधिकतम 12% हो जाए, उनके मुंह से समरसता की बात अच्छी नहीं लगती। जो वर्गों के विवाद करें और सवर्ण समाज का खुलेआम अपमान करें अपने भाषणों में, उनके मुंह से समरसता की बात अच्छी नहीं लगती। और जहां तक समरसता के पंचायत की बात है, अगर कोई अभिनव प्रयोग होता तो हम जरूर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये अभिनव प्रयोग है और ये अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो शिवराज सिंह जी खुद विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च क्यों करती है? गर्व से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों कहते हैं कि हम तो 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार हैं? 5 साल 24 घंटे हमारी चुनावी तैयारी रहती है और भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी से ज्यादा विकास की मशीन से हटा के एक चुनाव लड़ने वाली मशीन में उन्होंने परिवर्तित क्यों कर दिया है? निचले स्तर पर सामान्य लोगों के बीच में, जहां लोग अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी छोटी छोटी जगह, अपना छोटे छोटे प्रशासन के छोटे छोटे प्रतिनिधित्व ढूंढते हैं, सारे नियम उन्हीं पे लागू क्यों? सारी अपेक्षाएं उन्हीं से क्यों? बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसा उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत करते? मैं चुनौती देना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा करेंगे कि वो अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह समरसता के आधार पे सबकी सहमति से अगला विधायक उनके क्षेत्र से जाएगा? मृणाल पंत जी ने जो मैंने बात की उसको और विस्तार दे दिया और उन्होंने सीधे अपेक्षा मुखिया से ही कर ली। शिवराज सिंह चौहान इतना ही बड़ा सामाजिक परिवर्तन चाहते तो स्वयं के संदर्भ में क्यों नहीं कर देते? और शिवराज सिंह चौहान को वैसे शिकस्त नहीं दे पा रहे। मृणाल पंत जी ने कहा इसी रास्ते से अगर शिकस्त मिल जाए तो क्या बुराई है, कम से कम मुक्ति तो मिले। लेकिन मैं दिनेश गुप्ता जी इसी बात को विस्तार देने के लिए आता हूँ। कुल मिलाकर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पंचायत चुनाव खास तौर पर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा सबब रही है समस्या के तौर पर। वहाँ पर पंचायत को लेकर गोलियां चलना, हत्याएं होना, बलवा होना, ये आम घटनाएं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस प्रयास के संदर्भ में शिवराज सिंह को साइड में रखते हुए सारे दलों को ही एक सकारात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है कि अगर गांव के लोग अपने विकास के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में भरोसा जता पाएं और उसे अपना प्रतिनिधि चुन पाएं, तो यह एक लोकतंत्र की जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? हिमांशु जी, जो वोटर का विवेक है जी, उसको हम जो है कोई चुनौती नहीं दे सकते जी, और उसके निर्णय पर हम असहमत नहीं हो सकते जी। यदि उसे जहां लगता है कि हम आम सहमति से निर्विरोध निर्वाचन कर सकते हैं, वो बगैर किसी आह्वान के करता है। जी। संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है
वो पीपल एम्पावरमेंट के लिए जी। ये लोगों को इसी डर और भय से बाहर निकालने के लिए कि दबंग कब्जा कर लेंगे। आज जो स्थितियां पंचायतों की हैं, उनके अधिकारों की हैं, अब उस तरह की नहीं है जो 1994 में हुआ करती थी। अब तो अधिकार वैसे भी सीमित हैं। जब चुनाव की बारी आती है तो यदि गैर सरकार वाले कोई व्यक्ति वहां होते हैं तो पंचायतों को पैसा नहीं दिया जाता है, ये सभी जानते हैं। जनपद को पैसा नहीं जाता है, फंड मिलता नहीं है, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब लोग ये जानते हैं कि हमारे चुनाव लड़ने से हमारी शक्ति बढ़ेगी और हम जो है आगे के लिए भी रास्ता खुलता है, यदि समझौते से ही बातें होने लगी तो फिर शायद मुझे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं होगी। चुनाव प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं होगी। मैं एक सवाल पंकज चतुर्वेदी जी से करना चाहता हूं, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल है कि पंकज जी, हमारे यहाँ चुनाव के दौरान कदाचार को लेकर बड़ी गंभीरता है। कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए वोटर को, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होना चाहिए, ये बात चुनाव के संदर्भ में अपेक्षित है। ये क्या नई परंपरा आप कर रहे हैं? आप तो पूरे निर्वाचन को ही लोभ और लालच के साथ जोड़ दिए हैं। अगर आप अपने यहाँ चुनाव नहीं कराओगे, निर्विरोध निर्वाचन करोगे तो 5 लाख पाओगे, 7 लाख पाओगे, 12 लाख पाओगे, 15 लाख पाओगे। आम सहमति पैसे के लालच में कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो इतने पैसे आपके हिस्से में आएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि हम थोड़ा हल्का हो गए? सम्मान तक तो ठीक था, ये साथ में सामान देने की घोषणा कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। हिमांशु जी, ये पैसा व्यक्ति की जेब में तो नहीं जा रहा, सरकार का पैसा संस्था की पंचायत की जेब में जाएगा, तो किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जा रहा, एक विषय। और यदि आपके हिसाब से यदि ये लोक लुभावनी घोषणा कदाचार है तो चुनाव घोषणा पत्र पर प्रतिबंध लगा देते हैं जी। योजनाओं की भविष्य की प्लानिंग पर प्रतिबंध लगा देते हैं जी। हिमांशु जी, दोनों पक्ष एक साथ नहीं चला सकते आप जी। मैं जानता हूं कि आप एक तीखे डिबेटर हैं, आपका काम है कि आप दोनों तरफ से दोनों जो दोधारी तलवार के जैसे काटे आप, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा हिमांशु जी कि प्रश्नों की तलवार के बीच कहीं लोकतंत्र की भावना को तो नहीं क्षति पहुंच रही है। लोकतंत्र की भावना बताती कि आप क्या करेंगे, आपकी क्या योजना है। फिर तो आप जो करने वाले हैं वो सब कदाचार हो गया। आप कदाचार तो उसमें हो ही रहा है। जब आप टीवी देते हैं, आप बाल्टी देते हैं, आप जब इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो इस पर तो एक बहस देश में चली रही है। जो सवाल था पंकज जी, आप जैसा सुधी प्रवक्ता हमें मिला हुआ है तो आपसे ये जानना चाहा कि जो निर्विरोध निर्वाचित होंगे उन्हें सम्मानित करेंगे, ये बात तो समझ में आती है, पर साथ में पैसे को जोड़ा जाना क्या अपने आप में लोगों की ईमानदारी को खरीदने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जा रहा? ये मेरा एक सवाल है, मासूम सवाल है, इसके उत्तर की अपेक्षा है आपसे। मैंने आपसे कहा ना सर कि पैसा व्यक्ति को कहां जा रहा है सर जी, और यदि ये कदाचार है जी तो बंद करा दीजिए सर, संविधान में संशोधन कराइए और बंद करा दीजिए प्रक्रिया। ये तो संविधान में संशोधन कराने के संदर्भ में भी अपेक्षा पंकज चतुर्वेदी जी की मेरे संदर्भ में है। लेकिन कुल मिलाकर इस बातचीत के मर्म में जो है वो ये है कि एक नई कोशिश है। प्रयासों के संदर्भ में हमेशा हमें सकारात्मक रुख रखना चाहिए। अगर पंचायत के निर्वाचनों में आम सहमति के आधार पर गांव अपने भविष्य के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं और उसे चुनते हैं तो ऐसी कोशिशों के प्रति कम से कम शुरुआती तौर पर हमें सकारात्मक रहना चाहिए। उसके परिणाम क्या आएंगे इसका इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर शिवराज सिंह ने एक नई पहल की है। उम्मीद करते हैं कि दलगत राजनीति से परे रखकर इस प्रयास के संदर्भ में हम सब सहभागी बनेंगे। सहभागी बनने में बहुत दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये दलीय राजनीति के आधार पर होने वाले चुनाव तो है नहीं, दलीय आधार पर होते नहीं हैं। तो इन कोशिशों को समाज के बीच में समरसता की कोशिश के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है। पर क्या राजनीतिक दल इतनी उदारता का परिचय देंगे, ये मध्य प्रदेश की सियासत के संदर्भ में हमारी रुचि का विषय रहेगा, जिसके उत्तर के लिए हमें बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी है क्योंकि चुनाव 30 तारीख से प्रक्रिया के तौर पर शुरू होने वाले हैं। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार के सवाल हमारे थे, जो ये विषय था, उसी के केंद्र में हमारा आज का शेर है। हमारा आज का शेर ये कहता है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। कुल मिलाकर ये शेर वर्तमान सियासत पर मुफीद बैठता है। उम्मीद करते हैं पंचायत चुनाव के संदर्भ में ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलेगा, किसी कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं दिखेगा। बहरहाल अब आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए साथ बढ़ाओ।